नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं एसपी पांडे। कल देर रात उर्दू अदब के बहुत बड़े नाम आदरणीय मुनव्वर राना साहब का देहांत हुआ और ये खबर साहित्य की दुनिया में, साहित्य के फ्लोर पर कितनी बड़ी खला, कितनी बड़ी जगह, उदासी, वैक्यूम छोड़ के जाने वाली है, इसका अंदाजा करना अभी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन उर्दू अदब में और हिंदी अदब में भी, क्योंकि वो जहां जन्म लिए थे वहां इन दोनों जबानों का, हिंदी और उर्दू का एक सा चलन है और दोनों के लिटरेचर जो है वो एक दूसरे में गुथे हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम छोटे थे और हमें हमारे अंग्रेजी के टीचर पढ़ाते थे LIGHT, लाइट मतलब प्रकाश, तो अगर किसी बच्चे को उस समय प्रकाश तुरंत समझ में नहीं आता था तो वो कहते थे रोशनी, और रोशनी से उस बच्चे का ताल्लुक उतना ही सहज था जितना हिंदी के प्रकाश से था। इसका यह मतलब हुआ कि हमारी परवरिश में उर्दू और हिंदी वो दोनों का एक संगम, एक मेल है। इसीलिए जब आप कभी हिंदी की बात करते हैं तो उसको समझाने के लिए आपको उर्दू के शेर, उर्दू के कपलेट्स, उर्दू की लिटरेचर की जरूरत बेसाख्ता महसूस होती है। इसी तरह कई बार जब आप उर्दू के शेरों की तर्जुमानी करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो आपको हिंदी के प्रचलित शब्दों की जरूरत पड़ती है। इसलिए इन दोनों को जब आप एक एक धागे में पिरो देते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत एक हार बनकर तैयार होता है जिसमें अलग अलग तरीके की महक दिखाई देती है। बहरहाल उर्दू पे बात बाद में होगी। आज मैं इस अपने वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आप लोगों की जो रुचि है, आप लोगों का जो ध्यान है वो मुनव्वर राना साहब की तरफ लाना चाह रहा हूं। उसका एक कारण ये है कि जिसे हम विरासत कहते हैं, वो विरासत बहुत सारी चीजों से मिलके बनी है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा साहित्य है और उस साहित्य को आगे ले जाने का काम, या उसकी जो वहकिल है, साहित्य की जो गाड़ी है, उसकी रफ्तार देने का काम वो भाषा करती है। और उस भाषा में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अभिव्यक्तियां रही हैं। तो जहां पर मुनव्वर राना साहब की कर्मभूमि है, या जहां पर मुनव्वर राना साहब अपनी जिंदगी की जो यात्रा है उसे उन्होंने पूरा किया है, वो दरअसल मेजर तौर पर यूपी और कलकत्ता है। मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा उनका परिचय आपको करा दूं कि वो पैदा हुए रायबरेली में। शुरुआती कुछ साल वो रायबरेली में बिताए, उसके बाद वो कलकत्ता गए। उनका चूंकि जो एक तरीके से कह लीजिए कि उनके जो पिताजी का आजीविका का साधन था वो ट्रक चलाते थे और उनका वही ट्रक का कारोबार था, ट्रक चलाते थे वो। तो वो उन्हें कलकत्ता लेके गए। वहां पर उनकी कॉमर्स में एजुकेशन, आई थिंक ग्रेजुएशन उन्होंने किया, बीकॉम उन्होंने कंप्लीट किया। और बीकॉम कंप्लीट करते करते चूंकि उनकी शायरी में दिलचस्पी थी तो धीरे धीरे उन्होंने शायरी की तरफ रुख किया। हालांकि उनके खानदान में कोई उससे पहले, या कह लीजिए कि मुशायरों में कोई उनकी जो है उनके खानदान में किसी की मौजूदगी नहीं थी। तो मुनव्वर राना साहब ने फिर शेर कहना शुरू कर दिया। उनकी जो शुरुआती शायरी है वो शायरी तो आई ही फलक पे, लेकिन उससे पहले वो ड्रामों में बहुत फेमस हो गए और उन्होंने कई सारे ड्रामे लिखे जो कलकत्ता में उन दिनों बहुत पॉपुलर हुए। कुछ का तो दूसरी दुनिया के दूसरे भाषाओं में भी इनफैक्ट ट्रांसलेशन हुआ। तो बहुत अलग उनका एक तरीके से उनकी यात्रा रही है। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जितना उनकी शायरी में जितना उनका कमांड हासिल है, उनका कबूल हासिल है, उतना ही उनको नस्र में भी, यानी कि प्रोज में भी उतनी ही कमांड है। मैं अभी आपको एक छोटा सा पैराग्राफ नस्र का यानी प्रोज का पढ़ के आपको सुनाऊंगा, लेकिन मैं पहले उनकी शायरी पे बात करूंगा। देखिए, आमतौर से क्या होता है कि जब एक शायर जिंदा रहता है तो उसके साहित्य के साथ साथ उसका व्यक्तित्व भी ट्रेवल करता है, या कह लीजिए कि उसका व्यक्तित्व उसके कई बार शायरी पर हावी होता है, या उसकी शायरी कई बार उसके व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन जब वही शायर इस दुनिया को छोड़ के जाता है
तो अब जो उसका अदब को लेकर के उसकी जो खिदमात रही है, उसकी जो अदब को लेकर सेवा रही है, वो पूरी तरह मुकम्मल तस्वीर में आती है। और अब उसके अच्छे, प्रभावी, या ये कह लीजिए कि उसके एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वैल्यूएशन की जो है स्थिति बन पाती है। तो एक बार ऐसा इंटरव्यू चल रहा था, तो राणा साहब से इंटरव्यू में पूछ लिया जो इंटरव्यू लेने वाला था कि आप जरा इस पर भी रोशनी डालें कि आप अपने आप को कहां तक और कितना कामयाब शायर मानते हैं। तो उन्होंने बड़े ही उनका एक लहजा भी होता था, वो एक बेसाख्ता तरीके से बोलते थे। तो वो कहे कि माफ कीजिएगा, मेरा हिसाब किताब लगाने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है, वो तब पैदा होगा जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। यानी कि मेरे आखिरी बात लिखने के बाद तय होगा कि मैंने क्या लिखा, कितना वो कामयाब रहा और कितना हिस्सा उसका कामयाब नहीं रहा, या उस तरीके से उसको प्रसिद्धि नहीं मिली। बहरहाल मुनव्वर राना की जब बात होती है तो पॉपुलर तौर पे उन्हें आप इसलिए पहचान लेते हैं क्योंकि उन्होंने माँ पे बहुत शेर कहे हैं। उसके बारे में उनका एक बड़ा अच्छा सा इनकी एक थॉट प्रोसेस थी। और वो हमेशा जब भी ये पूछा गया कि आपने गजल में माँ पे इतने शेर कैसे कहे, और ऑब्वियस सी बात है जिस समय वो माँ पे शेर कह रहे थे वो माँ गजल का टॉपिक नहीं हुआ करती थी। गजल की वहां तक जहां पे मुनव्वर राना साहब ने गजल को ओवरटेक किया या गजलों में उनकी आमद हुई, उससे पहले तक जो गजल का क्लासिकल टॉपिक होता था वो महबूब होती थी। तो वो बड़े अच्छे से कहते थे कि अगर आचार्य तुलसीदास के महबूब राम हो सकते हैं, अगर किसी मामूली शक्ल सूरत की जो औरत है वो किसी आदमी की महबूब हो सकती है, तो मेरी माँ मेरी महबूब क्यों नहीं हो सकती है, जिसने मेरे जन्म में खुदा का 9 महीने हाथ बटाया हो। ये उनका अपना लहजा हुआ करता था कहने का। बहरहाल राणा साहब के माँ के शेरों की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में है, आपको पता ही है। मैं एक दो शेर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे शेयर कर रहा हूं। जैसे उनका वो शेर है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तो आसमान छुआ। इसी तरह से उनका शेर है कि कुछ इस तरह से वो मेरे गुनाहों को धो देती है। कई सारे शेर मुझे याद है तो सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा शेर आपके साथ साझा करें। तो कुछ इस तरह से वो मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इसी तरीके से उनका शेर था कि अभी मस्जिद की चौखट पर माएं रोज आती हैं, अभी गले मिलने को सदाएं रोज आती हैं। और भी बहुत सारे शेर हैं उनका। ऐ धेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ से उनका रिश्ता जाती तौर पर कैसा था ये तो राणा साहब के साथ उठने बैठने वाले ही बता सकते हैं, और मेरे जैसे कम अकल वाले आदमी की इतनी दृष्टि भी नहीं है कि मैं उसको बयान कर सकूं। लेकिन उनके शेरों से उसका रिफ्लेक्शन होता है कि वो कितना डीप बॉन्ड थे। और वो कहते थे कि अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है। ये उनके माँ पे शेर थे। लेकिन मुनव्वर राना साहब ने सिर्फ माँ पे शेर नहीं कहे। मुनव्वर राना साहब के शेरों की जो विषय वस्तु है, या कह लीजिए उनकी जो शायरी का कैनवास है, वो बहुत बड़ा है। उसमें गांव की ठंडक है, गांव के बागान हैं, आंगन है, घर है, गलियां हैं, टूटते बिखरते रिश्ते हैं, गरीबी है, सियासत भी है, रवादारी भी है, मोहब्बत भी है, आशिकी भी है, जुनून भी है, रफ्तार भी है। कई सारे मौजू जो है उनके शेरों में समेटे हुए हैं। जैसे मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है। उनकी गजल है कि मैं वो गजल पढ़ने में लगता भी गजल जैसा था, सिर्फ गजलें नहीं लहजा भी गजल जैसा था, नीम का पेड़ था बरसात भी थी झूला था, गांव में गुजरा जमाना भी गजल जैसा था, मेरा घर था मेरा खेत था खिलौने थे मेरे, सर पे माँ बाप का साया भी गजल जैसा था, उससे बिछड़ा तो रास आ गई बेतरतीबी, इससे पहले मेरा कमरा भी गजल जैसा था। तो ये उन्होंने अपने गांव की तस्वीर खींची है। उनका एक बड़ा
बड़ा सा प्रसिद्ध सा शेर हुआ था कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। इसके बाद रिश्तों की बुनावट में उन्होंने शेर बड़े अच्छे कहे हैं। जैसे उनका बड़ा अच्छा से आपको वो शेर याद होगा जो उन्होंने बहन के रिश्ते पे कहा था कि न मैं कंघी बनाता हूं, न मैं चोटी बनाता हूं, न मैं कंघी बनाता हूं, न मैं चोटी बनाता हूं, गजल में आप बीती को मैं जग बीती बनाता हूं। और उसी में एक शेर आया कि मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं, मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं, मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूं। और वहीं पर बहन के रिश्तों पे उनका शेर आया कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। इसके बाद अब उनकी, अगर मैं उनके कैनवास को और थोड़ा सा आपसे साझा करूं तो गरीबी पे उनका शेर था कि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों पर, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों पर, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है। इसके अलावा उनका मुहाजिर नामा जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने गांव की वो यात्रा आपको महसूस होगी। अगर आप गांव से शहर आए हैं या कहीं से भी आपने अपनी जो जन्मभूमि रही है, जहां आपकी पैदाइश हुई है, उसे छोड़ करके आप किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क गए हैं तो आपको बहुत अच्छे से रिलेट करेगा। जैसा कि उनका शेर शुरू होता है कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब, इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं, हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती है, मियां आओ वजू कर लो, ये जुमला छोड़ आए हैं। शक्कर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, शक्कर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। तो बहुत सारे उनके शेर हैं जो तर्जुमानी करते हैं। वो जो एक बड़ा अच्छा सा जुमला था जिसको अपने शेर में बशीर साहब ने इस्तेमाल किया था, बशीर बद्र ने, और वो उनकी ये गजल की लाइन में भी आता है कि संवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर दे। तो राणा साहब की शायरी में जो गिरे पड़े हुए लफ्ज उस जमाने में थे, उन्होंने इस तरीके से अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है कि वो मोहतरम हो गए, उनमें रोशनी आ गई है, वो पुरनूर हो गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक शेर है उनका कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। और इसमें एक बड़ा अच्छा सा शेर है, सबके लिए काम का है कि कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। उनका ये शेर बड़ा फेमस हुआ कि जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। और फिर उनकी तबीयत जिस तरीके से थी, उनका शेर आता है कि तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले, तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले, इंतजार मेरा कोई दूसरा भी करता है। तो उनकी अपनी शायरी की एक रंगत है, उनकी अपनी शायरी की एक बनावट है। और वो बनावट ऐसी है कि जिस समय वो उर्दू फलक पे आते हैं, ये वही दौर होता है जब कैफी साहब, अली सरदार जाफरी या प्रोग्रेसिव राइटर के जितने भी बड़े नाम हैं, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक साहब का भी वो लास्ट का दौर होता है, नीरज साहब उस समय
सुपरस्टार होते हैं मुशायरों के, कवि सम्मेलनों के। उसी दौर में आमद होती। बशीर साहब का वो हसीन दौर है पाकिस्तान में, अहमद फराज फैज, अहमद नजीम कासमी, ये सारे लोग बड़े नाम उस समय होते थे। वहां पर मुनव्वर राना साहब ने अपने एक खास स्टाइल और विषयों के चुनाव से एक अलग ही चमत्कार उर्दू शायरी में पैदा किया। और आप आज जब देखते हैं जिस तरीके से उनके ऊपर सियासत करने वाले लोगों की नजर है, कुछ उन्हें बहुत उग्र लहजे में टारगेट करते हैं, कुछ ऐसे शायर और कवि भी हैं जो उनसे बहुत गहरे तौर पर वो डिसएग्री होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखी जानी चाहिए कि आप किसी के व्यक्तित्व से अगर नाराज हैं, आप किसी के तौर तरीकों से अगर नाराज हैं, तो ये इस बात की कोई सनद नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आप उसके लिटरेचर को खारिज कर सकते हैं। आज नहीं कल, जब 100-200 वर्षों के बाद अदब की तारीख में अपनी विरासत की कोई कोठरी खोली जाएगी, तो मुनव्वर राना साहब उस विरासत की कोठरी में किसी न किसी रैक पे पुरनूर दिखाई देंगे। उसका रीजन ये है कि उन्होंने जो लिखा है वो ऐसे विषयों को लेके आए हैं जिन्होंने एक नया मौजू तैयार किया है गजल को लेकर के। और बड़े शायर की या किसी भी साहित्यकार के बड़प्पन की यह निशानी होती है कि वो ना सिर्फ अपने लिए कैनवास तैयार करे, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी कोई रास्ता बना के जाए, ताकि वो नस्लें भी उस रास्ते से गुजरे तो ठंडक का, सुकून का अनुभव कर सकें। और राना साहब की तबीयत और राना साहब की शख्सियत वो जैसी भी रही हो, उसमें कितना कलंदरानापन था, कितनी अकड़ थी, कितने बेबाक थे, कई बार कितने, जिसको कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव तरीके से रिएक्ट करने वाले थे, कई बार मजहब के मसले पर एक एग्रेसिव स्टैंड लेने वाले थे। ये सब उनकी शरीर छोड़ने के साथ खत्म हो जाएगा। बचेगा कुछ तो उनका अदब, उनकी शायरी, और वो शायरी जो उन्होंने उर्दू अदब की खिदमत में की हैं, वो आने वाले कई सदियों में पढ़ी जाएंगी, देखी जाएंगी और इंस्पिरेशन लिए जाएंगे उससे। आपको मैं ये भी आखिर में बताना चाहता हूं इस लेक्चर के कि उनके जिंदा रहते ही उनके शेरों पर करीब 5 से 6 स्कॉलर्स ने पीएचडी की है। और ये किसी भी राइटर के लिए, लेखक के लिए, अदीब के लिए, शायर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि उसके जिंदा रहते ही उसके ऊपर पीएचडी की जाए। अब जैसा मैंने आपसे एक वादा लिया था कि राना साहब के शेरों से तो आप परिचित हैं, क्योंकि उन्होंने मुशायरों में शेर पढ़े हैं और आप यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे मुशायरे हैं जहां पर उनके शेर देख सकते हैं। मैं आखिर में चाहता हूं कि मैं आपको उनके नस्र से आपका परिचय करा दूं, उनकी जो नस्र लिखने की काबिलियत है उसका भी आपको मैं दीदार करा दूं। तो मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है ढलान से उतरते हुए। मैं उसका कुछ अंश पढ़ता हूं और आप देखेंगे कि उनका नस्र जो है वो कितना लाजवाब है, कितना अच्छा मेटाफर है, कितना अच्छा फ्लो है। जो लोग प्रोज लिखने वाले हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ करके सुना रहा हूं जो मुनव्वर राना साहब ने अपनी किताब ढलान से उतरते हुए में आदरणीय गोपाल दास नीरज साहब के लिए लिखा है। और आप खुद जान जाएंगे, मैं पहले ही टाइटल आपको बता दिया, अदरवाइज जब मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ देता तो आपको पता हो जाता है कि ये किसके लिए लिखा गया है। तो आप सुनिए कि पद्मश्री गोपाल दास नीरज के लिए मुनव्वर राना साहब ने क्या बात कही है। वो लिखते हैं कि अपने बेतरतीब और उलझे हुए बालों को संवारने की कशमकश में उलझाए, आंखों में कई सदियों की थकान और रज्जगे छुपाए, अपने उतरे हुए चेहरे पर मोहब्बत की नाकामी की भभूत मले, सिगरेट और जलती बुझती बीड़ियों के निकोटिन से फेफड़ों को दागदार करता हुआ, वक्त के चलते फिरते स्क्रीन पर जिंदगी की रंग बिरंगी तस्वीरें देखता हुआ, मौसम की बेरहमी का मजाक उड़ाता हुआ,
लड़कपन को जवान होते, देहातों को शहरों में बदलते और बुढ़ापे को शमशान की तरफ बढ़ते देखता हुआ, सुबह के आसार नुमाया होते ही बोझल कदमों से धीमे सुरों में गुनगुनाता हुआ शराब खाने की हाव-हू से निकलकर इंतजार की दहलीज पर बैठी हुई खौफनाक तन्हाई की उजड़ी हुई माग में जिंदगी का सिंदूर भरने के लिए या जो शख्स चला जा रहा है, यह गोपाल दास नीरज है। आगे वो लिखते हैं, कभी अपनी महरूमियों पर इतना रोया कि सावन शर्मिंदा हो गया, कभी अपनी उदासी पर इतना हंसा कि कैद खानों की दीवारें हिल गईं। शराब में अपने गमों को इतना घोला कि वो बेअसर हो गईं, आवारगी को इतनी रफ्तार सौंप दी कि मंजिलें रेल से गुजरते हुए दरख्तों की तरह मिलती और बिछड़ती गईं। बेवफाइयों के औराक पर इतने बोसे टांक दिए कि उसे अय्याशी की सनद और एतबार हासिल हो गया। किसी से बिछड़ने का इंतकाम सारी जिंदगी मील के पत्थरों से लेने का इरादा कर लिया। वो चलता रहा और सिर्फ चलता रहा। उर्दू वाले पूछते हैं कि तुम कवि हो या शायर, तो वह हंसते हुए कहता है मैं कवि हूं। और जब हिंदी वाले यही सवाल दोहराते हैं तो वो पूरे एतमाद के साथ कहता है मैं शायर हूं। वह अपनी तरंग में कुछ और आगे बढ़ता है तो मजहबी ठेकेदार उसको घेर लेते हैं और उसका मजहब पूछते हैं। वह सिसकियां लेते हुए कहता है कि मैं सिर्फ इंसान हूं, इंसान पैदा हुआ हूं और इंसान की तरह मरूंगा भी। ये बातें उन्होंने नीरज साहब के बारे में कही हैं। इससे बेहतर तारुफ नीरज साहब का क्या हो सकता है, आप खुद ही अंदाजा कर लीजिए। कमाल की रोशनी डाली है उन्होंने अपनी किताब में। इस किताब में कई सारे लोगों के बारे में उन्होंने लिखा है। गोपाल दास नीरज साहब के बारे में लिखा है, फिराक के बारे में लिखा है, अनवर जलालपुरी साहब के बारे में लिखा है, कुछ शहरों के बारे में भी बहुत अच्छी डिटेल है, जैसे गोंडा और इलाहाबाद की। किताब बहुत अच्छी है नस्र में। जब भी आपको कभी फुर्सत मिले तो आप पढ़िएगा जरूर। इस किताब का नाम है ढलान से उतरते हुए, मुनव्वर राना साहब की किताब है। बहरहाल अब इस लेक्चर को यहीं पर हमें रोकना है। एक बार फिर से ये कहने में बिल्कुल मैं गुरेज नहीं करूंगा कि राणा साहब का शरीर मर सकता है। वो दुनिया में हर किसी को जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो जाना है और वो शरीर को छोड़ना ही है। बट उनका अदब, उनकी शायरी ये कई हजारों तक, कई हजार सालों तक अमर रहेगी। और इतने बड़े शायर को अलविदा कहना ये उसकी इज्जत में मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।